हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंगी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। आज का जो वीडियो है सबसे पहले क्लास 11 का बेसिक टॉपिक अकाउंट्स पे है। जब भी आप क्लास 11 में जाओगे और अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपको कुछ पता नहीं रहेगा। तो आज का क्लास 1 हम सारे बेसिक कंसेप्ट डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और इस वीडियो को मैं कंप्राइज में बनाऊंगा और उसमें कोशिश करूंगा जितना डिटेल एलिमेंट्स आपको समझा सकूं। ठीक है, तो लेट स्टार्ट क्लास 11 का। आज हम लोग का क्लास नंबर 1 जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स के बेसिक टर्मिनोलॉजीज। अकाउंट्स बेसिक टर्मिनोलॉजीज, अकाउंट्स बेसिक टर्म्स, बेसिक टर्म्स। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, एक मैं बोलता हूं एग्जांपल के लिए, मिस्टर ए है। मिस्टर ए एक बिजनेसमैन है। मिस्टर ए एक बिजनेसमैन है और एक बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है ऑब्वियसली, या इसका बिजनेस होगा कोई। तो मिस्टर ए का एक बिजनेस है। सपोज मिस्टर ए का एक पान का शॉप है, बीटल नट्स, उसकी एक पान की शॉप है। तो जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया होगा, अपना मिस्टर ए ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया होगा, तो उसने कुछ पैसा लगाया होगा बिजनेस में, यानी मिस्टर ए ने कुछ अमाउंट इंट्रोड्यूस किया होगा। तो जो अमाउंट बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया जाता है उसको बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अ बिजनेसमैन इनटू हिज बिजनेस। तो अगर मैं बोल रहा हूँ मिस्टर ए ने अपने घर से सपोज 50,000 रुपीज कैश इन्वेस्ट किया, तो इसको बोला जाएगा मिस्टर ए का कैपिटल है 50,000। उसका कैपिटल है 50,000। अब आपको ये समझना है कि कैपिटल खाली कैश में नहीं हो सकता है। अगर मिस्टर ए ने कुछ फर्नीचर भी अपने घर से लाया होगा या कुछ मशीन्स घर से लाई होगी, तो उसने जो भी अपने घर से सामान लाया उसको हम कैपिटल बोलेंगे। अगर वो कैश लाएगा तो कैश, अगर कोई मशीन लाएगा तो मशीन, अगर कोई फर्नीचर अलमीरा वगैरह लाएगा, तो जो भी वो बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेगा उसको हम लोग कैपिटल बोलेंगे। सो आई होप आपको कैपिटल का मतलब समझ में आ गया। अब मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर मिस्टर ए को बिजनेस से पैसे विड्रॉ करने पड़ गए अपने घर खर्च के लिए, आई रिपीट, अगर मिस्टर ए को कुछ बिजनेस से पैसा लेना पड़ गया, हो सकता है कोई इमरजेंसी आ गई, या हो सकता है उसके घर में उसको अपने बच्चे की कोई ट्यूशन फीस देनी पड़ गई हो, ठीक है, उसको हो सकता है अपने घर का रेंट देना पड़ गया हो, तो वो बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर लेगा। तो जब एक बिजनेसमैन वापस बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर लेता है, तो व्हेन अ बिजनेसमैन विड्रॉज अमाउंट फ्रॉम हिज बिजनेस, तो उसको बोला जाता है ड्रॉइंग्स। अमाउंट विड्रॉन बाय अ बिजनेसमैन फ्रॉम हिज बिजनेस इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। अब ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मेरी स्टेशनरी की शॉप है, पेन पेंसिल वगैरह, तो अगर मैं बिजनेस से कैश विड्रॉ करता हूं तो भी वो ड्राइंग्स माना जाएगा। अगर मैं अपने बिजनेस से कुछ पेन पेंसिल पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लेता हूं अपने घर के लिए, तो भी वो ड्राइंग्स माना जाएगा। तो ड्राइंग्स आप कैश करो या कोई सामान का करो, उसको हमेशा ड्राइंग्स ही बोला जाएगा अगर आप पर्सनल यूज के लिए कर रहे हो। तो आई होप आपको कैपिटल का मतलब समझ में आ गया और ड्राइंग्स का मतलब भी समझ में आ गया। ठीक है, अभी आप बात ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं आपको दो चीज का मतलब और बताना चाहता हूँ। एक होता है इवेंट और एक होता है ट्रांजैक्शन। इवेंट का मतलब क्या होता है, घटना। एनीथिंग हैपनिंग अराउंड अस इज एन इवेंट। हर वो चीज जो हमारे आसपास हो रही है वो इवेंट है। ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरा वीडियो देख रहे हो, वो भी एक इवेंट है। ठीक है, मेरे घर में अगर कोई इंसान आया तो वो भी एक इवेंट है। तो हर वो चीज जो हमारे इधर उधर हो रही है, ऊपर पंखा चल रहा है, दैट इज ऑल्सो एन इवेंट। तो इवेंट इज एनीथिंग हैपनिंग अराउंड अस। लेकिन हर इवेंट में पैसे का लेन देन नहीं होता है। बाहर अगर बारिश हो रही है वो भी एक इवेंट है, लेकिन उसमें कोई पैसे का लेन देन थोड़ी है। आपने इंद्रदेव जी को पेटीएम थोड़ी किया बारिश करने के लिए, तो दैट इज एन इवेंट, बट उसमें पैसे का लेन देन नहीं है। तो अगर कोई इवेंट में पैसे का लेन देन होगा ना, तो वो इवेंट बन जाएगा ट्रांजेक्शन। सो कैन आई से ट्रांजेक्शन एक इवेंट है, ट्रांजेक्शन इज एन इवेंट, लेकिन उस इवेंट में पैसे का लेन देन होना बहुत जरूरी है। अगर पैसे का लेन देन नहीं है तो वो खाली इवेंट ही रहेगा, वो ट्रांजेक्शन नहीं बनने वाला है। सो आई होप यू हैव गॉट द मीनिंग ऑफ इवेंट एंड ट्रांजेक्शन। नाउ ये मैंने क्यों पढ़ाया, क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं अकाउंट्स, और अकाउंट्स इज रिलेटेड विद बिजनेस। और एक बिजनेसमैन को इवेंट से मतलब नहीं है। इवेंट तो बहुत कुछ हो सकता है। अब बिजनेसमैन इज कंसर्न विद ट्रांजेक्शंस, वो किससे कितना पैसा ले रहा है,
कितने का सामान बेच रहा है, कितने का सामान खरीद रहा है, क्या क्या खर्च है उसका, कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है। तो बिजनेसमैन इज ऑलवेज कंसर्न विद ट्रांजेक्शन। आई होप आपको इवेंट और ट्रांजेक्शन का मतलब भी समझ में आ गया। अब मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ट्रांजेक्शन दो तरह के होते हैं, ट्रांजेक्शन दो तरह के होते हैं। नंबर वन जो ट्रांजेक्शन है उसको हम बोलते हैं कैश ट्रांजेक्शन। नंबर वन ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड कैश ट्रांजेक्शन एंड नंबर टू ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, मिस्टर ए ने सपोज एक रवि बोल के एक इंसान है, उसको सामान बेचा। सामान को इंग्लिश में बोलते हैं गुड्स। सो मिस्टर ए ने रवि को गुड्स बेचा और रवि ने अगर हाथों हाथ इमीडिएटली मिस्टर ए को पेमेंट कर दिया तो उसको बोलते हैं कैश ट्रांजेक्शन। मतलब आपने या तो किसी को सामान बेचा और हाथों हाथ आपको पैसा मिल गया, या फिर आपने किसी से खरीदा और आपने हाथों हाथ पेमेंट कर दिया। तो अगर कैश का लेन देन तुरंत हो जाता है उस ट्रांजेक्शन को बोलते हैं कैश ट्रांजेक्शन। लेकिन अब सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मिस्टर ए ने रवि को सामान बेचा सपोज 10,000 रुपए का, ये गुड्स की वैल्यू है, लेकिन रवि क्या बोल रहा है कि मिस्टर ए मैं आपको ये पैसा 10 दिन बाद दूंगा, आज नहीं दूंगा। तो यानी कि ये है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब होता है उधारी वाला ट्रांजेक्शन, जिसमें पैसा का लेन देन अभी नहीं हो रहा है, कुछ समय के बाद होगा, एक हफ्ता बाद, एक महीना बाद। तो हम लोग अकाउंट्स में दोनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, कैश ट्रांजेक्शन भी और क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी। तो ये था ट्रांजेक्शन का मतलब और ट्रांजेक्शन के दो टाइप्स। अब हम मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में ध्यान सुनना मैं क्या बता रहा हूं, मैं आपको दो टर्म्स और बता रहा हूं। मैं जो दो टर्म्स आपको बता रहा हूं वो है डेटर और क्रेडिटर। डेटर और क्रेडिटर, इसको आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। देखो ध्यान सुनना क्या बोल रहे हैं। डेटर मतलब वो इंसान जिससे आपको पैसा मिलना है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको बता रहा हूं, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं मेरा नाम है मिस्टर मोहित और मैंने अपने एक फ्रेंड को, सपोज मैंने श्याम को 50,000 रुपीज लोन दिया, उधार दिया। तो मेरे को 50,000 रुपीज फ्यूचर में श्याम से मिलेगा ना। मैंने लोन दिया श्याम को 50,000 का और मेरे को फ्यूचर में श्याम से वापस 50,000 मिलेगा। तो अकाउंट्स में मैं क्या बोलने वाला हूं, ध्यान सुनना। श्याम मेरा डेटर है, आपको जिस इंसान से पैसा मिलेगा वो आपका डेटर है, और श्याम के लिए मैं उसका क्रेडिटर हूं। यानी आप जिस इंसान को पैसा चुकाओगे ना तो वो आपका क्रेडिटर बन जाएगा, वो आपका क्रेडिटर बन जाएगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं इसमें। देखिए क्या बोल रहा हूं, सुनना। मिस्टर राज सोल्ड गुड्स टू मिस सिमरन ₹30,000 ऑन क्रेडिट। मिस्टर राज ने मिस सिमरन को सामान बेचा, कितने का, 30,000 का क्रेडिट में। इसका मतलब ये है मिस्टर राज ने बेच तो दिया लेकिन मिस्टर राज को अभी तक मिस सिमरन से पैसा नहीं मिला। तो यहाँ पे हमारे पास दो जन है, एक राज है और एक सिमरन है। क्योंकि यहाँ पे राज ने बेचा है सिमरन को, तो ऑब्वियस सा बात है सिमरन विल पे अमाउंट टू राज एक हफ्ता बाद, एक महीना बाद। तो राज के लिए सिमरन उसकी डेटर है और सिमरन क्योंकि राज को चुकाएगी तो सिमरन के लिए राज उसका क्रेडिटर है। मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, राज के लिए सिमरन उसका डेटर है और सिमरन के लिए राज उसका क्रेडिटर है। तो आई होप आपको डेटर और क्रेडिटर का भी मतलब समझ में आ गया। अब मैं आपको और कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करता हूं, ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं एसेट्स का और लायबिलिटीज का। तो एसेट्स का मतलब क्या होता है और लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स का मतलब होता है पूंजी। एसेट्स का मतलब होता है पूंजी, यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास अगर पॉकेट में सपोज 10,000 रुपए है, यानी मेरे पास जो कैश है वो मेरी पूंजी है। एक इंसान के पास अगर कोई जमीन है, लैंड है, तो लैंड भी उसका एसेट है। अगर एक इंसान के पास कोई 20-20 बिल्डिंग्स है तो बिल्डिंग्स भी उसकी एसेट है। अगर मेरे पास कोई फर्नीचर है तो वो फर्नीचर भी मेरी पूंजी है। तो आपको एसेट्स का मतलब समझ में आ रहा होगा, पूंजी। एसेट्स मतलब लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर। मेरे पास कोई मशीन्स है अगर, तो मशीन्स भी मेरी एसेट्स है। तो ये सब सारी मेरी एसेट्स है। अगर मेरे पास कोई मोटर कार है तो वो मोटर कार भी मेरी एसेट है। कोई मोटर व्हीकल, मोटर कार, ये सब सारी हमारी एसेट्स होती है। तो एसेट्स मतलब क्या होता है, पूंजी। लेकिन एसेट्स का ऑपोजिट होता है लाइबिलिटीज। नाउ व्हाट इज लायबिलिटी।
लायबिलिटी का सिंपल मतलब होता है बर्डन, यानी भार, बोझ। एक एग्जांपल देता हूं, अगर मैंने सपोज एक इंसान है जिसका नाम है रमन, अगर मैंने रमन से 5 लाख रुपए उधार लिए, तो मैंने जो लोन लिया वो मेरे लिए एक बर्डन बन जाएगा ना। तो लायबिलिटीज रिप्रेजेंट अ बर्डन, मैंने जो लोन लिया वो बर्डन है। तो लायबिलिटी का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है लोन, क्योंकि वो आपको वापस चुकाना पड़ेगा, तो एक बर्डन है आपके सर पे। तो लायबिलिटीज मतलब बर्डन, लोन हो गया एक बेस्ट एग्जांपल। उसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। एक एग्जांपल हो सकता है बैंक ओवरड्राफ्ट, लायबिलिटीज का नेक्स्ट एग्जांपल हो सकता है बैंक ओवरड्राफ्ट। नाउ व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट? अगर मैं बात कर रहा हूँ व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी है जो बैंक हमें देता है कि अगर आपके पास बैलेंस नहीं है तो आप उससे ज्यादा एक बार विड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे बैंक में केवल 60,000 रुपीज है और अब इमरजेंसी है, मेरे को 70,000 रुपीज विड्रॉ करने हैं, तो आई कैन विड्रॉ 70,000। बैंक ने बोला ठीक है मोहित जी, हम आपको 10,000 का एक्स्ट्रा लिमिट देते हैं, आप उतना विड्रॉ कर सकते हो। तो बट यहाँ पे जो मैंने 10,000 एक्स्ट्रा विड्रॉ किया, आई नीड टू रीपे दैट 10,000 टू बैंक। तो ये जो 10,000 का बर्डन मेरे माथे पे आ जाएगा, बोझ आ जाएगा, उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, और ये भी आपको बैंक वाले को चुकाना पड़ेगा। तो आपका लायबिलिटीज का 2 एग्जांपल अभी तक मैंने बताया, लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट। उसके अलावा लायबिलिटीज का एक एग्जांपल और हमारे सामने आ सकता है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब जिनसे आपने जिनसे कभी सामान उधारी में खरीदा था, क्योंकि आपको वो पैसा वापस उनको चुकाना पड़ेगा। तो जब जब चुकाने की बात आ रही है ना, तो चुकाना मतलब बर्डन और बर्डन मतलब लायबिलिटीज। तो आई होप आपको लायबिलिटीज का मतलब क्लियर हो रहा होगा। एसेट्स का मतलब होता है हमारी पूंजी, और पूंजी मतलब कैश, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, ये सब हमारी एसेट्स है। और अगर मैं बात करूं लायबिलिटीज का, तो लायबिलिटीज मतलब बर्डन, जैसे लोन लेना, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, ये सारी हमारी लायबिलिटीज है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? कैपिटल, ड्रॉइंग्स, उसके बाद हमने पढ़ा ट्रांजेक्शंस, इवेंट, और उसके बाद एसेट्स, लायबिलिटीज, डेटर्स और क्रेडिटर्स, ये सब हमने आज कवर किया। अब हम और आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको ये 2 वर्ड्स का मतलब पहले से पता है, एक्सपेंस और इनकम, बट आपको इसमें फोकस करना पड़ेगा। अपने बिजनेस में बहुत सारा खर्चा हो सकता है। जैसे अगर मेरा बिजनेस है, तो अगर उस बिजनेस में मेरे कुछ स्टाफ है, तो मैं स्टाफ को क्या देने वाला हूँ? सैलरी। तो सैलरी खर्चा है। हर मंथ के एंड में अगर मेरा प्लेस रेंटेड है, तो आई नीड टू पे रेंट टू माय लैंडलॉर्ड। उसके अलावा मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आने वाला है, ठीक है। उसके अलावा अगर मेरी कोई मशीन्स है, तो उन मशीन्स का कुछ रिपेयर का खर्चा लगने वाला है। उसके अलावा मेरा ऑफिस में अगर कोई प्रिंटिंग का खर्चा हो सकता है, या फिर डे टू डे कोई पेन, पेंसिल, स्टेशनरी का खर्चा हो सकता है। तो ये सब सारे मेन एग्जांपल जो डे टू डे आप इनकर करते हो बिजनेस में, वो एक्सपेंसेस है। इसके अलावा ये तो बहुत छोटी सी लिस्ट है, इसके अलावा एक्सपेंसेस बहुत सारे हो सकते हैं। कोई मजदूर है, आपने उसको वेजेस दिया। कोई कैरेज का खर्चा, कैरेज का खर्चा मतलब ट्रांसपोर्ट का खर्चा, कैरेज मतलब ट्रांसपोर्ट का खर्चा, सामान लाना, तो वो सब सारा खर्चा। तो ये सब एक्सपेंसेस है। और अगर आपने सपोज किसी से लोन लिया, तो अगर लोन आपने इंटरेस्ट चुकाना है उसको 10%, 12%, तो वो इंटरेस्ट भी आपके लिए खर्चा माना जाएगा। तो ये सारे एक्सपेंसेस है। बहुत सारा बड़ा लिस्ट हो सकता है, वो लिस्ट आपको इस डिस्क्रिप्शन लिंक में एक पीडीएफ है, उसमें अपलोड कर दिया जाएगा। चलो अभी बात करते हैं इनकम का। देखो इनकम, अच्छा, एक्सपेंस में सबसे बड़ा एक्सपेंस क्या है पता है आपको? आपका परचेज ऑफ गुड्स। आप सामान खरीदोगे, उसको बेचोगे ना, तो बट आप जो खरीद रहे हो वो तो आपका एक्सपेंस है। तो परचेज ऑफ गुड्स सबसे बड़ा खर्चा, उसी को तो बेचोगे आप। अगर मेरा सपोज ये मार्कर्स का बिजनेस है, मार्कर का, तो ये मार्कर जब मैं सप्लायर से खरीदूंगा तो वो मेरा खर्चा है। तो इसके बाद सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी जो लगेगा वो लगेगा। तो परचेज ऑफ गुड्स इज द बिगेस्ट एक्सपेंस। उसके अलावा इनकम का अगर बात करें, तो अगर आपका परचेज एक्सपेंस है, तो कहना इसे कि इनकम में सबसे बड़ा जो इनकम है वो मेरा सेल्स है। गुड्स को बेचूंगा, सेल ऑफ गुड्स, सामान बेचूंगा, तो सबसे बड़ा इनकम है। उसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ध्यान सुनना, कि आपको अगर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ, यानी इंटरेस्ट रिसीव कब होगा? जब आपने किसी को शायद लोन दिया होगा, तो उस पर इंटरेस्ट मिला होगा। तो अगर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो आपका इनकम है।
उसके अलावा हो सकता है आपको कुछ कमीशन दलाली मिली हो। तो अगर कमीशन रिसीव हो रहा है, वर्ड रिसीव जब तक नहीं लिखा हुआ है अकाउंट्स में, आपको उसको एक्सपेंसिव मानना है। अगर रिसीव वर्ड है, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, तभी वो इनकम बनेगा, अदरवाइज वो आपकी इनकम नहीं बनेगी, वो फिर आपका एक्सपेंस ही रहने वाला है। तो यहाँ पे हमने समझा एक्सपेंसेस के कुछ एग्जांपल और इनकम के कुछ एग्जांपल। आगे आगे लेक्चर्स में और डिटेल्स में इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी और हम लोग आगे मूव करते हैं, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। अकाउंट्स में ना हमारे पास 3 तरह के अकाउंट होते हैं। 3 तरह के अकाउंट्स आर ऑफ 3 तरह के अकाउंट। पहला अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा अकाउंट होता है रियल अकाउंट, और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। देखो, अभी तक मैंने आपको ये समझा दिया एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है और इनकम क्या होता है। आपको इन चारों चीजों के बारे में ना जो पीडीएफ में नोट्स है उसको अच्छे से पढ़ना होगा, तभी जाके आप ये अकाउंट समझ पाओगे, ठीक है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ। पर्सनल अकाउंट में ना हमेशा कोई नेम ऑफ द पर्सन अगर है, नेम ऑफ द पर्सन, तो वो पर्सनल अकाउंट में आएगा। जैसे अगर मैंने बोला श्याम, राम, राम एंड कंपनी, बोस एंड कंपनी, तो वो सारी पर्सनल अकाउंट में आएगी, किसी भी इंसान का नाम या किसी कंपनी का नाम। और रियल अकाउंट में ना एसेट्स आते हैं। क्या आते हैं? एसेट्स। लेकिन कुछ एक एसेट्स ऐसे हैं जो पर्सनल में आएंगे, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और नॉमिनल अकाउंट में ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं। नॉमिनल अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस है या जितने भी लॉसेस है वो सारा नॉमिनल अकाउंट में आएगा। इसके अलावा अगर कोई बिजनेस में प्रॉफिट है या कोई गेन है तो वो भी नॉमिनल, प्रॉफिट है या फिर कोई लॉस है, यानी प्रॉफिट है या फिर कोई लॉस है, तो वो भी आपका नॉमिनल अकाउंट में ही आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। और इसके अलावा अगर एसेट्स है तब तो वो रियल अकाउंट में है, लेकिन अगर कोई लायबिलिटीज है तो लायबिलिटीज हमेशा पर्सनल अकाउंट में ही आएंगी। मैं पहले बोल देता हूं कि आपके एसेट्स कुछ एक हैं जो रियल नहीं है, पर्सनल है, उसके बारे में थोड़े बाद में बात करेंगे। बट ये इन जनरल मैंने आपको जो चार्ट बनाया है ये आपका बहुत काम आने वाला है। यहाँ पे पर्सनल, रियल, नॉमिनल में क्या क्या आएगा वो दिया हुआ है। चलो इस चार्ट के बेसिस पे हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल्स में मैंने बोला फर्नीचर। अगर मैं फर्नीचर की बात कर रहा हूं तो फर्नीचर अपना एसेट है। और अगर फर्नीचर एसेट है तो आपका वो कौन सा अकाउंट होगा? मैंने यहाँ पे लिखा है एसेट हमेशा रियल अकाउंट होते हैं। कुछ एक एसेट्स है जिनके बारे में बाद में बात करेंगे जो पर्सनल हो सकते हैं। तो फर्नीचर एसेट है, रियल अकाउंट। अगर मैं बात कर रहा हूं सपोज सैलरी की, तो सैलरी जो है मेरा एक्सपेंस है। और एक्सपेंसेस को हमेशा कौन से अकाउंट में लेना है? देखो यहाँ पे एक्सपेंसेस हमेशा नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस हमेशा नॉमिनल अकाउंट में जाएंगे। तो यहाँ पे हम सीख रहे हैं कैसे अकाउंट को क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, तो कमीशन रिसीव्ड जो है वो मेरा इनकम है। और कमीशन रिसीव्ड अगर इनकम है, और इनकम भी मैंने आपको देखो किस में लिखा है, इनकम भी हमेशा एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड इनकम एंड गेन्स, ठीक है। एक्सपेंस, यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक हो गया है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम एंड गेन्स, एक यहाँ पे आप ठीक कर लीजिए ना, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम एंड गेन्स, ठीक है। तो अगर कोई इनकम भी होगा, अगर कोई इनकम भी होगा तो वो भी नॉमिनल अकाउंट में ही आएगा। तो अगर कोई इनकम है, आपको कमीशन मिला है किसी से, तो वो भी आपका नॉमिनल अकाउंट में ही आने वाला है। उसके अलावा अगर मैं बात कर रहा हूं सपोज लैंड, तो लैंड आपका कौन सा अकाउंट है? पहले तो देखो एसेट है, और एसेट हमेशा कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट होता है। तो इस तरह से आपको अकाउंट्स को क्लासिफाई करते जाना है। अगर मैं बात करूं राम, तो राम इज अ नेम ऑफ पर्सन, तो नेम ऑफ अ पर्सन है, तो अगर नेम ऑफ अ पर्सन है तो वो कौन से अकाउंट में आएगा? पर्सनल अकाउंट में आएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ एक एसेट्स हैं जो पर्सनल में आएंगे, तो उसके बारे में आप बात करने वाले हैं, बट उससे पहले आपको कुछ समझना पड़ेगा। देखो ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। एक्सपेंस जो है
वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो एक्सपेंसेस जो है वो आउटस्टैंडिंग हो सकते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, या फिर प्रीपेड एक्सपेंस। अगर मैं बात कर रहा हूं एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग का, तो अगर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है इसका मतलब ये है कि कोई खर्चा चुकाना बाकी है। आई रिपीट, खर्चा चुकाना बाकी है। जैसे मैं बोल रहा हूं सैलरी आउटस्टैंडिंग, एग्जांपल लेते हैं, सैलरी आउटस्टैंडिंग यानी आपको सैलरी अपने स्टाफ को चुकाना बाकी है, सैलरी इज पेबल, चुकाना बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब अपने समझने के लिए लिख सकते हैं यहाँ पे चुकाना बाकी है। और अगर कोई चुकाना बाकी है खर्चा, तो देखो ध्यान सुनना, वो बर्डन है आपके माथे का, आपको भविष्य में चुकाना पड़ेगा। तो क्योंकि बर्डन को अभी जस्ट मैंने सिखाया उसको लायबिलिटी बोलते हैं, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो हमारी लायबिलिटीज मानी जाएगी। इसको आप एक्सपेंस की तरह ट्रीट नहीं करोगे, ये आपकी लायबिलिटी है, चुकाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको सैलरी पे करना बाकी हो सकता है, रेंट पे करना बाकी हो सकता है ना। अब मैं बात कर रहा हूं प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड पहले से दे दिया। अगर आपने कोई खर्चा, सपोज मैंने 3 महीने का अपने फोन में जियो का रिचार्ज पहले से दे दिया, पहले से करा लिया, तो वो खर्चा प्रीपेड हो गया। तो अगर प्रीपेड है मतलब पहले से कोई भी चीज दे दिया, तो आपके माथे में बर्डन रहा ही नहीं ना, आपको चुकाने का टेंशन ही नहीं है। तो प्रीपेड खर्चा हमेशा आपका क्या बन जाएगा, एसेट बन जाएगा। बर्डन रिमूव हो गया, मतलब एक तरह से आपका पूंजी हो गया। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैं अभी ट्यूशन पढ़ाता हूं, अगर मेरे को किसी से फीस मिलना बाकी है, सुनना ध्यान से सुनना, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, आप उस स्टूडेंट की सोचिए, उसके लिए वो फीस पेबल है, आउटस्टैंडिंग है, तो उसके लिए वो बर्डन है और मेरे लिए वो एसेट है, क्योंकि वो चुकाएगा तो उसका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस माना जाएगा, तो उसके लिए वो एक लायबिलिटी ही रहेगा। समझे मेरा बात? अच्छा, अब मैं बात करता हूं इनकम का। इनकम जो है वो भी दो तरह का हो सकता है। इनकम या तो आपका अक्रूड इनकम हो सकता है, या फिर आपका इनकम जो है वो प्री रिसीव्ड हो सकता है। इनकम प्री रिसीव्ड, पहले से मिल गया, इनकम प्री रिसीव्ड, पहले से मिल जाना। अगर अक्रूड इनकम है इसका मतलब आपने सर्विस तो दे दिया लेकिन आपको पैसा मिलना बाकी है। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये हार्ड डिस्क का बिजनेस है और मैंने ये हार्ड डिस्क सपोज राम को बेची, तो अब राम को मुझे 10,000 रुपए सपोज चुकाने हैं, तो यहाँ पे मैंने अपना सामान तो बेच दिया लेकिन इनकम मिलना बाकी है। तो अगर इनकम मिलना बाकी है तो मेरे लिए बर्डन नहीं है, वो बर्डन राम के लिए है, तो मेरे लिए वो अक्रूड इनकम है, उस हार्ड डिस्क का पैसा मेरे को मिलेगा। तो अक्रूड इनकम क्योंकि मिलना बाकी है और इनकम है, तो कभी ना कभी तो आपको मिलेगा, तो वो अक्रूड इनकम आपका क्या बन जाएगा, बर्डन थोड़ी है, वो आपका एक एसेट बन जाएगा। अक्रूड इनकम इज ऑलवेज एन एसेट। और अगर मैं बात कर रहा हूँ प्री रिसीव्ड इनकम का, प्री रिसीव्ड इनकम मतलब आपको इनकम पहले से मिल गया। देखो इनकम अगर पहले मिल जाता है ना वो बहुत खराब है, क्योंकि अगर आपने सपोज किसी 3 मंथ की, मैं टीचर हूँ, अगर मैंने किसी 3 मंथ की फीस एडवांस में ले ली तो वो मेरे लिए प्री रिसीव्ड इनकम हो गया, और अब मेरे को उसको सर्विस देना ही पड़ेगा। तो प्री रिसीव्ड एक बर्डन क्रिएट कर देता है क्योंकि आपको सर्विस देना पड़ेगा। तो प्री रिसीव्ड एसेट नहीं है, प्री रिसीव्ड हमेशा एक लायबिलिटी बन जाता है, इट इज ऑलवेज अ लायबिलिटी। तो यहाँ पे जो 4 टर्म्स है, एसेट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी खर्चा चुकाना बाकी है, लायबिलिटी है, चुकाना पड़ेगा। प्रीपेड, अरे वाह पहले से दे दिया, टेंशन खत्म। इनकम, अगर आपको इनकम मिलना बाकी है तो अच्छा बात है ना कभी मिलेगा, आपका एसेट है। प्री रिसीव्ड, ले सर्विस तो तुमको देना पड़ेगा क्योंकि तुमने इनकम पहले से ले ली। ठीक है, तो ये सारा 4 टर्म्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट, अक्रूड इनकम एसेट, और प्री रिसीव्ड जो है वो हमारा लायबिलिटी बन जाएगा। ये दोनों इनकम के लिए यूज होता है और ये दोनों एक्सपेंस के लिए यूज होता है। ठीक है, अब मैंने ये क्यों बताया, देखो अभी मैंने जस्ट बोला कि अगर खर्चा प्रीपेड है, सपोज प्रीपेड सैलरी है, तो आप उसको एक्सपेंस नहीं समझोगे, आपने पहले से दे दिया ना। तो अगर आपने पहले से दे दिया, प्रीपेड है, तो आपका क्या बन जाएगा, एसेट बन जाएगा। और अब आप सोचोगे सर एसेट है तो वो पर्सनल, रियल, नॉमिनल में रियल में आएगा, तो आपका आंसर तो होगा कि सर ये रियल है, लेकिन द आंसर इज रॉन्ग। प्रीपेड एस प्रीपेड सैलरी एसेट है लेकिन वो रियल में नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रीपेड सैलरी क्योंकि किसी पर्सन से रिलेटेड है ना,
आपको जो सैलरी आपने देनी थी आपने पहले से किसी इंसान को दे दी ना, तो क्योंकि प्रीपेड सैलरी इज रिलेटेड टू अ पर्सन, तो प्रीपेड ऑल्दो एन एसेट, प्रीपेड ऑल्दो एन एसेट, बट इट विल ऑलवेज फॉल अंडर पर्सनल अकाउंट। डन। और इन द सेम मैनर अगर आप यहाँ पे देखोगे, अक्रूड इनकम है तो एसेट, इनकम मिलना बाकी है, आपने सर्विस दे दिया लेकिन आपको मिलना बाकी है, या हो सकता है आपने किसी को सामान बेच दिया, आपको पैसा मिलना बाकी है, उसको अक्रूड इनकम बोलते हैं। और ये भी एसेट है, बट अगर एसेट है तो होना तो रियल अकाउंट में चाहिए था, लेकिन नहीं, ये भी कौन सा अकाउंट में होगा, पर्सनल अकाउंट में होगा। अक्रूड इनकम ऑल्दो एन एसेट बट इट ऑलवेज कम्स अंडर पर्सनल अकाउंट। तो आप ध्यान सुनना, क्योंकि ये सब इनकम वगैरह किसी पर्सन से रिलेटेड होता है ना, तो अक्रूड अगर इनकम है तो वो एसेट है, प्रीपेड सैलरी है तो वो भी एसेट है। हाँ, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, तो लायबिलिटीज तो हमेशा पर्सनल ही होती है, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ आउटस्टैंडिंग सैलरी, लायबिलिटी पर्सनल अकाउंट। प्री रिसीव्ड रेंट, प्री रिसीव्ड रेंट पहले से मिल गया, लायबिलिटी है, पर्सनल अकाउंट। तो लायबिलिटीज कुछ भी हो जाए वो पर्सनल अकाउंट में रहेगा, बट ये दोनों एसेट तो है, ये दोनों एसेट तो है, लेकिन ये एसेट होने के बावजूद भी कौन सा अकाउंट में आएगा, पर्सनल अकाउंट में आएगा। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट्स। नाउ आई एम गोइंग टू एंड द लेक्चर्स इन जस्ट 5 to 10 minutes, 5 minutes। चलो लास्ट पार्ट हम लोग का देखो। अगर मैं बात कर रहा हूं डेटर्स, डेटर्स मतलब वो इंसान जिससे आप पैसा पाएंगे, तो अगर डेटर से आप पैसा पाएंगे तो डेटर्स भी तो आपकी पूंजी है, डेटर से आप पैसा पाएंगे तो डेटर्स भी आपकी पूंजी है। लेकिन क्योंकि डेटर क्या क्या कोई नॉन लिविंग थिंग होता है, इंसान होता है ना, डेटर हमेशा पर्सन होता है, तो डेटर एसेट होने के बावजूद भी आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा अकाउंट में आएगा, पर्सनल अकाउंट में आने वाला है। तो डेटर इज ऑलवेज अ पर्सनल अकाउंट। और क्रेडिटर्स हमारा लायबिलिटी होता है, तो लायबिलिटी तो ऐसे भी वो पर्सनल में ही आएगा, जितनी भी लायबिलिटीज होती है वो सारी पर्सनल में ही आएंगे। तो क्रेडिटर्स लायबिलिटीज है और लायबिलिटीज कम्स अंडर पर्सनल अकाउंट। क्रेडिटर मतलब आपको जिनको पैसा चुकाना है तो बर्डन है। तो अभी मैं यहाँ पे जो चार्ट बनाया था मैंने, यहाँ पे कैन आई राइट लाइक दिस कि रियल अकाउंट में एसेट्स आते हैं, लेकिन डेटर्स आपके एसेट है, आप यहाँ पे लिख लेना, डेटर्स एसेट है लेकिन वो एसेट पर्सनल अकाउंट में आएगा। प्रीपेड कोई भी खर्चा एसेट है लेकिन वो पर्सनल अकाउंट में आएगा। अक्रूड इनकम, अगर इनकम आपको मिलना बाकी है तो वो एसेट तो है, लेकिन कौन से अकाउंट में आएगा, पर्सनल अकाउंट में आएगा। ठीक है, तो ये सब चीजों के बाद मैं आपको एक होमवर्क शीट आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया जाएगा, जिसको आपको सॉल्व करना है और आपको बताना है कि कौन सा चीज कौन सा अकाउंट में आएगा, कौन सा पर्सनल होगा, कौन सा रियल होगा और कौन सा नॉमिनल होगा। ठीक है, तो विद दिस लेट्स एंड अप आवर सेशन। हमने क्या क्या सीखा, वी स्टडीड कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग्स क्या होता है, ट्रांजेक्शंस, कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, देन वी मूव टुवर्ड्स डेटर्स का मतलब एंड क्रेडिटर्स का मतलब, एसेट्स का मतलब, लायबिलिटीज का मतलब। उसके बाद हमने पढ़ा 3 टाइप्स का अकाउंट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, और उसमें क्या क्या आ सकता है, और कुछ कुछ ऐसी चीज है जो एसेट तो है लेकिन रियल अकाउंट में नहीं आएगी, पर्सनल अकाउंट में आएगी। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको एक बेसिक टर्म्स के मतलब बताया, इसके थ्रू आपको आगे और हेल्प मिलेगा। so keep uploading videos like this, so just stay tuned and like and share the channel. Thank you so much.